अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बहुत सारे पैमानों पर और बहुत सारे एतबार से एक नई डिबेट, एक नई बहस छिड़ती हुई नज़र आ रही है। उनमें से कुछ के अहवाल से आज हम इन डेप्थ बात करेंगे। सबसे पहला जो एक कॉन्टेक्स्ट है इसका, उसको आज हम एक सरसरी तौर पर कवर करेंगे और उसका कुछ तारीख़ी पर्सपेक्टिव भी हासिल करेंगे। जब फ़ौजी अदालतों का क़याम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर सिविलियन ट्रायल्स को लेकर उसके ऊपर एक नई बहस, रिन्यूड बहस छिड़ गई है। और वो तब से उसका आगाज़ हुआ है जब से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस पूरे फैसले में सिविलियंस का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद से जो उठने वाली आवाज़ें हैं वो हमें अब इस पॉइंट पर लाते हैं कि हम इसका एक तारीख़ी पस मंज़र बयान करें कि क्या ऐसा कभी हुआ है या ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसके बिल्कुल दो स्टार्क किस्म के पर्सपेक्टिव्स हैं, एक इसके हक़ में है और एक इसकी मुखालफत में है। जो इसके हक़ में पर्सपेक्टिव्स हैं उसकी बात भी करेंगे, और जो इसकी मुखालफत में जो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अमल को जो है वो रद्द किया है कि सिविलियंस का ट्रायल ना हो मिलिट्री कोर्ट्स में, उन दोनों एतबार से हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन इसका एक तारीख़ी पर्सपेक्टिव आना इसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है, सो दैट वी बी इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज द फैक्ट्स। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की तारीख़ कब क्या हुआ? फ़ौजी अदालतों के केस 1952 के तहत आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में सेक्शन 2D तरमीम करके 1967 में शामिल किया गया था। 21A फ़ौज में हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों से मुताल्लिक़ है, जबकि 21B के तहत सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाता है। आर्मी एक्ट 1952 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में पहला मुकदमा भुट्टो की हुकूमत में 1977 में हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये इक़दाम सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने गैर आइनी करार दिया जब इसको आगे चैलेंज किया गया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1977 में मार्शल लॉ लगाने के बाद मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी। ज़ियाउल हक़ के दौर में सिविलियंस पर मुकदमात चलाकर सज़ाए मौत और कोड़ों समेत जुर्माने और क़ैद की भी सज़ाएँ सुनाई गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम 1998 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत के दौरान हुआ और तब स्पेशल मिलिट्री ट्राइब्यूनल जो हैं वो इस सिलसिले में बनाए गए। स्पेशल मिलिट्री ट्राइब्यूनल को भी गैर आइनी करार दिया गया था। 2014 में फिर हम भी जंप डायरेक्ट टू 2014 और सानिया APS 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हमले आवरों को सजाएं देने के लिए आइन में 21वीं तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गईं। बाद आज़ाद 23वीं आइनी तरमीम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स मज़ीद 2 बरस की तोसी उनको दी गई, जबकि 2014 में पहला जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी जो वो दी गई थी और उसके बाद कौमी एक्शन प्लान बनाया गया था। दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद तमाम सियासी जमातों की मुत्तफ़िक़ा राय से कौमी एक्शन प्लान तश्कील दिया गया, जबकि 2015 में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए 16 वजारती कमेटियाँ जबकि सूबाई सतह पर एपेक्स कमेटीज़ भी बनाई गईं। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट के माजी में अपने ही किए हुए साल 2014, 15 और 17 के फैसलों के खिलाफ है। साल 2015 में 11 जज साहिबान ने सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए होने की तौसीक की थी, जबकि मार्च 2019 में नाजरीन साबिक वज़ीर आज़म को बताया गया कि कौमी एक्शन प्लान माली वसाइल ना होने की वजह से कोई जामे मनसूबाबंदी ना कर सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 29 अफराद को फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ सुनाई गईं। पाक फ़ौज को 9 मई को अफवाज पाकिस्तान के तनसीबात पर हमले करने और तोड़ फोड़ करने वालों पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। इस हवाले से 102 अफराद इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं। सीनियर वकील एतजाज़ एहसन, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और चेयरमैन PTI ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी, जबकि साल 2023 में फ़ौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कलअदम करार दिया। और फिर उसके बाद से ये एक रिन्यूड बहस इस पूरे मामले पर छिड़ गई है। और हाल ही में जो इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है वो इस बात का कि जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्होंने कुछ रोज़ पहले 2 रोज़ पहले इन पर्टिकुलर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस फैसले को दोबारा रिविज़िट होना चाहिए। इस सिलसिले में कोई रिव्यू वगैरह दायर करने की भी अब जो बात है वो की जा रही है कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनको किसी भी तरह से किसी तरह की रियायत ना दी जाए, और जो एक TDS जो एक आम लीगल प्रोसीजर है उससे गुजार कर किसी भी तरह का कोई लूप होल ना छोड़ा जाए कि उन लोगों को वो लोग सज़ा से, अपनी ड्यू सज़ा से बच जाएं। ये इसके हक़ का पर्सपेक्टिव है नाजरीन, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में लोग बात करते हैं। लेकिन जो इसकी मुखालफत में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि सिविलियंस का वहाँ पर ड्यू ट्रायल नहीं हो सकता, और जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर ज़्यादा इख्तिलाफात उठा रहे हैं वो 9 मई के हवाले से हैं, क्योंकि जो
पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो ट्रबल्ड पार्टी है इस वक्त यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये समझते हैं कि उनके साथ ये ज़्यादती होगी कि अगर उनकी पार्टी के लोग और सियासी लोगों का इस तर्ज से ट्रायल किया जाए। एतजाज़ अहसन साहब ने नाजरीन इस फैसले को ऑब्वियसली चूँकि वो पिटिशनर्स में से एक थे, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। किन अल्फाज में किया ये सुनिएगा। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा दिन है और ये तारीख में इसको सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम केस में बहुत अहम फैसला दिया है। कानून आपसे बालादस्त है। जी नाजरीन, इसको ना सिर्फ तारीखी बल्कि सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने वाले फैसले के तौर पर करार दिया। और फिर दूसरी तरफ जो लवायकीन हैं शहदा के, जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक तरह से अफेक्टी हैं, डायरेक्ट अफेक्टी हैं इस पूरे मरहले के, और अगर किसी भी तरह की छूट दे दी जाती है हार्डन्ड क्रिमिनल्स को, ये लोग इसके सबसे बड़े अफेक्टी होंगे एंड दे विल बी टेकिंग द ब्रंट। उनकी तरफ से शहदा की लवायकीन की तरफ से क्या अल्फाज अदा किए गए जब इस फैसले के ऊपर नजरसानी की उन्होंने दरख्वास्त की, वो भी सुनिएगा। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। खुदा न खास्ता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब, हमारे तमाम शोधा जो शोधा फोरम में आपसे मुतकाजी है इस चीज का कि आप खुदारा ये सेक्शन 2D को खत्म करें। ऑफिशियल सीक्रेट डेट को सुप्रीम कोर्ट हर कीमत पर मुल्क व कौम की सलामती के जामिन के तौर पर दोबारा बहाल करे। तो गोया इन अल्फाज में लवायकीन ने शहदा के जो है वो डायरेक्ट अपील की है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस पूरे सिलसिले में कि इसको दोबारा देखा जाए, इसके ऊपर नजरसानी या इस पूरे फैसले को रिविजिट किया जाए। इस पे ज़ाहिर नाजरीन एक बहस छिड़ गई है, हम भी उसको टेकअप ज़रूर करेंगे और आज एक मकसद ये था कि इसका एक तारीखी पर्सपेक्टिव दिया जाए। उसी तरह से जो एक बहुत अहम इशू है वो है प्राइवेटाइजेशन का या निजकारी का, जिसके ऊपर बात करना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि ये जो खसारा करने वाले इदारे हैं वो कब तक कौमी ख़जाने का खून चूसते रहेंगे और कौमी ख़जाना कब तक इनका खमियाजा अपने कंधों से और टैक्स पेयर्स के पैसों के बल पर जो है वो अदा करता रहेगा। ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। ये सिलसिला कैसे रुकेगा? सुनने में आ रहा है अब निगरान हुकूमत इसमें बहुत डिटर्मिन्ड है कि इसका प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई हल नहीं है। इस पे मजीद बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे और कुछ सियासी पर्सपेक्टिव्स भी निगरान हुकूमत के हवाले से भी जो बातें या जो इख्तलाफात इसके हवाले से आ रहे हैं दैट टू विल बी टेकन ऑन बोर्ड बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तफसीली तौर पे आपने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने हासिल किया रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन आजकल जो बहुत बहस है और ज़बान ज़द-ए-आम एक जो बात चल रही है वो है निजकारी का फ़ैसला और इसके ऊपर जितनी डिटर्मिनेशन निगरान हुकूमत दिखा रही है बिलखुसूस एक इदारे दैट इज़ द PIA उसके हवाले से, और जितनी चीज़ें जो सामने आई हैं वो भी काफ़ी अलार्मिंग हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आई रिकॉल कि नफीसा शाह साहिबा ने भी ट्वीट किया था और इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि द एयरक्राफ्ट्स वर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, और ये एक बहुत अहम मुद्दा था जो कि फिर हमने जब ऑन ग्राउंड चेक किया तो वाक़तन इस तरह के रीजंस बताए गए थे फॉर कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लाइट्स। तो ये एक बहुत अहम मामला है, उसको कुछ लोग जोड़कर भी देख रहे हैं इस पूरी चीज़ के साथ, और इसके साथ साथ नाजरीन कुछ पिवट होते हुए दीगर इशूज़ हैं निगरान हुकूमत और उनके इख्तियारात को लेकर। तमाम तर मामले पे बहस करने के लिए इस एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में आई एम जॉइंड हियर बाय नन अदर देन फवाद हसन फवाद साहब, निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी पब्लिक पॉलिसी के आप वेटरन हैं और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान साहब के साथ आपने बड़ा क्लोजली काम किया। वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर प्रेशियस प्रेजेंस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स सर। आपसे बहुत सारी बातें चूँकि हम करना चाहते हैं, तो एक तो सर निगरान हुकूमत के हवाले से कल भी एक मामला हुआ क्योंकि सेनेट में मुर्तज़ा सोलंकी साहब गए और उनके ऊपर कहा कि जी वो कुछ कानून साजी करवाने के एक सेंस से वो गए और सेनेटर्स से उन्होंने गुजारिश की, तो सब ने ये कहा कि जी दिस इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ द केयर टेकर सेटअप। आपके हवाले से भी सर यही बातें बाय एंड लार्ज आ रही हैं जब भी निजकारी के हवाले से बात आगे बढ़ती है कि बिल्कुल निजकारी करना ये नीड ऑफ द आवर भी है, सब कुछ है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो करना नहीं चाहती अपने सियासी मफादात को लेकर और वो आड़े आ जाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि जो गैर सियासी हुकूमतें होती हैं जैसे कि निगरान हुकूमत है वो इस मामले को करना तो चाहते हैं जैसे आप लोग करना चाहते हैं, बट दिस इज़ नॉट योर मैंडेट।
देखें, इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि हम जब किसी भी जगह पे और पूरे लोगों के सामने भी बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जो उस वक्त जो कानून उन हुकूमतों ने और उन सियासी जमातों ने खुद पास किए होते हैं उसकी बिल्कुल नफ़ी होती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है और उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात सुन रहे हैं, कि वो उस अमेंडमेंट एक्ट को देखें जो इलेक्शन का अमेंडमेंट एक्ट था, जो जाते हुए ये इलेक्टेड गवर्नमेंट करके गई, जिसमें पीटीआई के अलावा तमाम जमातें शामिल थी। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने 230 जो सेक्शन 230 है ऑफ द इलेक्शन एक्ट उसको अमेंड किया। और ये बात दुरुस्त है कि जो पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट था वो डे टू डे बिजनेस तक था जो इससे पहले, और उसमें यह था कि जी वो कोई ऐसी तब्दीली नहीं कर सकते जो पॉलिसी की तब्दीली हो। लेकिन अभी इस अमेंडमेंट के बाद उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि 3 काम इलेक्शन कमीशन की उस दफ़ा के उनसे एक्सक्लूसिव होंगे, और वो 3 काम ये थे कि एक तो वो कोई मुआहदे कर सकते हैं बैनुल अक़वामी, दूसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में कुछ फैसले कर सकते हैं, और तीसरा स्पेसिफिकली कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले से कोई भी काम वो कर सकते हैं। तो ये उस मुंतखब हुकूमत का अपना किया हुआ आइन, उस कानून में तरमीम है, उस मुंतखब हुकूमत का अपना फैसला है, जिसके कुछ फरीक अब रोज़ मैं समझता हूँ कि लोगों को उस एक्ट के जो उन्होंने खुद किया उसके बिल्कुल बरक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारी सियासी नैरेटिव की मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी है, और इस सियासी नैरेटिव की मैं समझे बेचैनगी है कि हम ऐसी बात करते हैं जो हम पहले खुद करते हैं और फिर उसकी नफ़ी शुरू कर दें। कोई एक और बात है फवाद साहब, एक दूसरी पॉसिबिलिटी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये लोग पास करके गए हैं और ये तरामीम जो हैं गुज़िश्ता असेंबली ने खुद की। कोई शख्सी इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि रिगार्डिंग यू इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर कुछ जमातों की तरफ से बहुत बुलंद व बांग किस्म के इख्तिलाफात आ रहे हैं, और पीआईए की अगर प्राइवेटाइजेशन को अभी हम होली सोली लेकर चलेंगे, लेकिन उसके हवाले से इटसेल्फ मैं सुनाना चाहूँगी आपकी इजाज़त हो चौधरी मंजूर साहब, ताकि आप उनकी बात सुने और आप उस पर इन पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड करें। ये पार्टी का गोया नाजरीन मौक़िफ़ है, जब वो कोई शख्सी इख्तिलाफ जैसे मैं अर्ज़ कर रही थी फवाद साहब से, क्या उसकी तरफ कोई हिंट है? क्योंकि अगर उन्होंने तमाम तरामीम खुद पास की हैं, सीरियस कंसर्न्स हैं हमारे। ये जो प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर फवाद हसन फवाद, वो फौरी तौर पर मुस्तफी, चूंकि वो शेडी हो चुका है, वो इस डील करवाने में सबसे आगे है। वो किसको देना चाहता है वो हमें सबको पता है, लेकिन हम नहीं करने देंगे। वो बेचना नहीं चाह रहे, वो खरीदना चाह रहे हैं, और अपने लोगों को सामने रखकर खरीदना चाह रहे हैं। अगर बेचना भी हो तो इस तरह से बेचते हैं कि आप उसको खराब करके बेचते हैं। जिसने कोई चीज बेचनी होती है वो तो खराब चीज को भी बेहतर बनाकर पेश करके बेचना चाहता है। पूरा प्लान है। इससे पहले 169 इदारे इन्होंने प्राइवेटाइज किए हैं। बताएं किधर हैं वो इदारे? बहुत सारे सर अहम बातें, और सबसे पहले आपके मुस्तफ़ी होने के मुतालबे से बात उन्होंने शुरू की। देखिए, मुस्तफ़ी होने का मुतालबा तो कोई भी कर सकता है। मुझे मुस्तफ़ी होने का उनका मुतालबा इसलिए उसका कोई वज़न नहीं है कि मुझे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है, उनकी एडवाइस पे मैं अपॉइंट हुआ हूँ। ये मुतालबा वो उनसे कर सकते हैं, मेरे से तो ये मुतालबा करने की गुंजाइश नहीं बनती। वज़ीर आज़म को कहें कि इनको अपनी काबीना से बरतरफ कर दें। मैं ना तो खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, ना खुद अपनी मर्जी से जाने की, किसी के कहने पे मैं चला जाऊँगा। अब रही बात इस चीज़ की जो बाकी बातें करें कि जी हमें ये पता है कि किसको दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं, इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात तो आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। आप जब चाहें जो चीज़ चाहे कह दें। बात यह है कि उन्हें ये कैसे पता चल गया कि एक 4 इंटरनेशनल कंपनीज़ का, जिनकी पूरी दुनिया में अर्नेस्ट एंड यंग, और ये प्रोसेस चूँकि आज ही मुकम्मल हुआ है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रोसेस के मुकम्मल होने से पहले वो कर चुके हैं, जिसमें अर्नेस्ट एंड यंग जो है वो लीड कंपनी है, उसमें बॉर एविएशन सर्विसेज है जो दुनिया की नामी ग्रामी कंपनी है एविएशन एसेट्स की वैल्यूएशन की, उसमें हैदर मोता जो पाकिस्तान की सबसे लीडिंग कंपनी है वो है। एक कंसोर्टियम को आज ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के तौर पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड ने उनकी सिलेक्शन की मंजूरी दी है। अब इस चीज़ का फ़ैसला तो अभी कई महीने दूर है कि ये प्रोसेस जो है ये चलेगा। उसके बाद सबसे पहले इसकी लीगल सेग्रीगेशन होनी है, हमने एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसमें PIACL को हमने अलहदा करना है और PIA के दूसरे असासों को एक होल्डको में लेके जाना है। उस सेग्रीगेशन की वफाकी काबीना ने मंजूरी देनी है,
उसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी देनी है। Correct. उसके साथ फिर इसी फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइज़र ने वैल्यूएशन का काम करना है उन तमाम कोर एविएशन एसेट्स का जिनको हम फर्स्ट फेज़ में प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और उसकी एविएशन उन एसेट्स की वैल्यूएशन करने के बाद मैंने नहीं या मेरे कमीशन के किसी रुकन ने ही उस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के कंसोर्टियम ने डोर नॉकिंग करनी है, और डोर नॉकिंग करने के बाद उसने दुनिया में जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं जो और पॉसिबल बायर्स इसके हो सकते हैं उनके साथ बातचीत करके हमें ये एडवाइस करना है कि हमारे ख्याल में या 1, 2, 3 या ये 4 लोग हैं जो इसके बेस्ट पॉसिबल बायर्स हो सकते हैं इन द टर्म्स कि ये बेस्ट पॉसिबल टर्म्स पे आपके शेयर्स जो हैं जितने आप बेचना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। जब उस मरहले पे भी आएगा तो हमने दोबारा एक मरतबा वफाकी काबीना के पास जाना है और उससे ये अप्रूवल लेनी है कि ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजर ने एडवाइस किया है, यानी बैनुल-अक़वामी सर बायर्स को भी आय किया जा रहा है। जी लाजमी बात है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको आप, हमारी ज़रूर ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के भी जो एयरलाइंस हैं वो भी इसमें दिलचस्पी लें, वो भी देखें, क्योंकि देखें इसका एक और आस्पेक्ट भी है। एक आस्पेक्ट ये भी है कि अगर सारी की सारी सेल्स जो है एयरलाइन की वो कोई अगर फॉरेन इन्वेस्टर लेता है तो वो कल फिर रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 100% होगा। और अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी, हम तो ये चाहेंगे कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है तो वो भी पाकिस्तान में कंपनी फॉर्म करे और पाकिस्तान में कंपनी फॉर्म करके यहाँ से उसको चलाए, ताकि इसकी जितनी सेल्स हैं आफ्टर मीटिंग द नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, और एविएशन की इंडस्ट्री में तकरीबन 75 से 78% तो इन एनी केस ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एक्सपेंसेस फॉरेन एक्सचेंज में पे होते हैं, फ्यूल है, उसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। आई गेट द पार्ट सर, बट उसमें जैसे उनकी जो बात थी उसमें एक बहुत अहम बात है, एक उसमें उन्होंने इजाफी बात ये भी की कि अगर आप किसी को सेल ऑफ करते हैं किसी भी चीज़ को, एंटिटी को, तो आप उसको एक अच्छे शेप में बेचते हैं ताकि आपको उसकी एक अच्छी रीजनेबल कीमत मिले। ये एक मतलब एक बेसिक फिनोमिनल है। क्या इसकी डिफाइंस हो रही है? क्योंकि ये जो तासुर है और हमने ऑन ग्राउंड चेक किया है कि जी फ्यूल खत्म हो गया, जहाज नहीं चल रहे, चले सारे घर। मैं आपको देखिए, जिस दिन मैंने चार्ज लिया उस दिन पीआईए की फ़्लाइट्स, जिस दिन पहले दिन पीआईए ने जो मुझे आके ब्रीफिंग दी तो ये था कि जी 1 दिन से ज़्यादा हम अपने जहाज़ को नहीं चला सकते, हमारे पास वसाइल नहीं। ये पहली पोजीशन, और इसकी तस्दीक आप वफाकी वज़ीर ख़जाना से कर सकते हैं, डॉक्टर शमसाद से। उनकी हेल्प के बगैर चूँकि फ़ौरी तौर पर पैसों का इंतज़ाम मुमकिन नहीं था तो उनको हमने रिक्वेस्ट की और उनकी हेल्प से हमने तकरीबन 72 घंटों के अंदर अंदर पैसों का इंतज़ाम किया ताकि ये जो सर्विस है ये बिल्कुल ग्राउंड ना हो जाए और इसको चलाया जाए। तब से लेके आज तक ये कहना बड़ा आसान है कि जी हमने पीआईए को, या मेरा नाम लेके ये कहना बहुत आसान है। मुझे बताइए, पीआईए के लिए पीएसओ ने 15 बिलियन रुपीस की फ्यूल की लिमिट रखी हुई थी, वो मैंने ब्रीच कराई है। वो रातों रात 15 अरब रुपए का फ्यूल मैं ले गया हूँ। उसके बाद उस फ्यूल की लिमिट को 2 बिलियन के लिए मजीद एक्सटेंड किया गया था, 15 से 17 किया गया था। वो 17 बिलियन की जो ब्रीच है वो केयरटेकर गवर्नमेंट के वक्त में हुई है या इस हुकूमत के वक्त में हुई है? जिसके ये रुकन सर कि कब पिछली हुकूमत के टाइम में हुई है? ये पिछली तमाम हुकूमतों के वक्त में हुई है, लेकिन जो ब्रीच हुई है लिमिट वो ये पिछले 16 माह के दौरान हुई है, 15 बिलियन की भी और 17 बिलियन की भी। तो ये तो अब बहुत आसान है कहना कि अब आप चूंकि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो आप कह दें। ये रातों रात 2 महीने के दौरान केयरटेकर गवर्नमेंट ने 17 अरब रुपए का फ्यूल पीआईए का आउटस्टैंडिंग करवा दिया। ये बातें करने से पहले भी जरा सोच लेना चाहिए कि हम क्या बात करें, उसकी कोई बुनियाद भी है या नहीं है, या मैं सिर्फ यही है कि आपने जिस पे चाहा जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद आप चूंकि इस मुल्क में इस पे कोई पाबंदी नहीं है, इस चीज़ की कोई पूछगिछ नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज से एनीथिंग। वो बात सही है आपकी सर कि जाहिर है आपको आए हुए या गवर्नमेंट को निगरान हुकूमत को आए हुए चंद माह हुए हैं, तो डैमेज आपके टाइम में नहीं हुआ। एक डैमेज, एक पुराना डैमेज है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक और बात पे जब एक बात आती है वो ये कि जो हमने प्रेस टॉक में भी सुना कि जो डिस्कोज हैं, बिजली की तरसीलाती कंपनीज, उनके भारी 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 भरकम लॉसेस जो कि वो लोग बेयर करते हैं, वो कंज्यूमर्स बेयर करते हैं जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, और उनको प्राइवेटाइज नहीं करना, उनको मौखर किया गया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीआईए को प्रायोरिटाइज करना है इस निचकारी के प्रोसेस में, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये, मैं आपकी तस्हीर ज़रा थोड़ी सी करूं अगर मुझे इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल। तो ये दोनों का जो खसारा है ये दोनों ही आम आदमी पे करते हैं।
बिल्कुल सही। पीआईए का खसारा भी कोई ख़ास आदमी पे नहीं करता, या पीआईए के पायलट या पीआईए के मुलाजिम पे नहीं करते, या कोई सियासी जमात या मैं नहीं पे करता। वो तो ये मैंने भी आम आदमी में भी कहा कि वो सारे ये जो सारे के सारे जो हैं ये आम आदमी ये हाँ। आम आदमी ही पे करते हैं। दूसरी बात ये कि ये किसने कहा है कि जो कंपनीज हैं, डिस्कोज जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको निकाल दिया गया है प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त से? ऐसा कोई फैसला अभी तक तो नहीं हुआ। दो कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले थे वफाकी हुकूमत के, जिसको हम लेके काबीना के पास वापस गए, क्योंकि काबीना जब कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले देती है तो उसको दुरुस्त करने का इख्तियार भी काबीना के पास है, काबीना के किसी रुकन के पास नहीं। और वो फैसले ये थे कि एक वक्त में ये कहा गया था कि ये प्राइवेटाइजेशन करें, एक्चुअली 3 फैसले थे। एक वक्त ये कहा गया था कि इसका मैनेजमेंट कंट्रोल दें लोग प्राइवेट सेक्टर को, और एक वक्त ये कहा गया था कि इसका इंतज़ाम सूबों के हवाले कर दें। जब बात सूबों के हवाले पे चली तो सूबों ने ये कहा कि पीआईए का इंतजाम सूबों के नहीं डिस्कोस की बात, डिस्कोस की बात। तो जब सूबों के हवाले से बात चली तो सूबों ने कहा जी कि एक सूबे ने खास तौर पे सिंध ने ये कहा जी कि हम दोनों डिस्कोस ले तो लेते हैं जो हमारे उसमें आती हैं, लेकिन उसके जो लॉसेस हैं अभी तक के वो सारे वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करे, और आइंदा कुछ सालों के भी उसके जो रनिंग लॉसेस होंगे वो भी वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करे। तो ये काबीना ने मंजूर नहीं किया। तो हमने ये क्लैरिफिकेशन ली तो उन्होंने कहा जी कि प्रोविंशलाइजेशन ऑप्शन नहीं है, मैनेजमेंट कंट्रोल और प्राइवेटाइजेशन में से आप कोई एक ऑप्शन देखें कि कौन सी है। उस पर काम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने करना है, ये उनका पोर्टफोलियो है। उन्होंने ये फैसला करके हमें ये बताना है कि क्या वो सिर्फ मैनेजमेंट कंट्रोल देना चाहते हैं। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल देना चाहते हैं तो विद सम डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स देना चाहते हैं या विदाउट डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स देना चाहते हैं। अगर वो डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स चाहे वो 5% भी करेंगे तो फिर तो वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का परव्यू है। करेक्ट। लेकिन अगर वो शेयर्स बिल्कुल बेचे बगैर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल देना चाहेंगे तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पार जो है वो एक हमारी PPP अथॉरिटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म के अंडर काम करती है, वो उसके साथ करेंगे। फिर ये प्राइवेटाइजेशन के फेरिस्त से बाहर निकल जाएगी, लुक आफ्टर करेगा अगर उसको, तो फिर दे विल बी अंडर द कमांड, उससे बाहर निकल जाएगी। हाँ। अब दूसरी आपका सवाल का हिस्सा कि जी पीआईए क्यों है। पीआईए इसलिए है कि हमारे पास, और मैं ये बहुत संजीदगी से उन लोगों को भी जो रोज दिन इस पे उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनको भी खुली दावत दे रहा हूँ, जिस वक्त वो चाहें वो आना चाहते हैं मेरे दफ्तर में आ जाएं, मुझे बुलाना चाहते हैं मैं खुद उनके सामने चला जाता हूँ और मैं सारी चीज़ें उनके सामने रख देता हूँ। अगर उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिसमें वफाकी हुकूमत के पास तो वसाइल मुहैया करने के लिए है नहीं, पीआईए को जो खसारा उनका पूरा करने के लिए, बैंक मज़ीद रकम देने के लिए तैयार नहीं है। पीआईए के अपने कहने के मुताबिक उनका माहाना खसारा जो है वो 13.75 अरब रुपए है। उनके इस वक्त बैंकों के जो लोन हैं जो देने के लिए ना इंटरेस्ट और ना उसका कैपिटल प्रिंसिपल वापस पे करने के लिए उनके पास सरमाया है, इतनी आमदन नहीं है उनकी, वो है 430 अरब। तो जो वफाकी हुकूमत ने पैसे उन्हें दिए हैं वो हैं 150 अरब। और जो उन्होंने मुख्तलिफ वेंडर्स के, PSO जैसे वेंडर्स के, जिनकी वजह से ये एयरलाइन की परवाज़ें कभी कभी मुअत्तल होती हैं, वो जो उन्होंने देने हैं उनकी तादाद है 370 अरब। तो मुझे ये बताइए कि वो फिर मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा तरीका है, कोई बेसिकली ये कि कोई वे आउट इसके अलावा कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता आपको नजर ही नहीं आता। इस तरह की डायर सिचुएशन आपको पीआईए की नजर आई है कि निगरान हुकूमत के सामने जो ऑप्शन है वो 2 थी। एक ये कि ये एयरलाइन को बंद कर दे और जितना नुकसान उससे पहुंचेगा एयरलाइन को उतना किसी चीज से नहीं पहुंचेगा। इफ इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, इफ इट इज नॉट फ्लाइंग, तो इसको सेल करना, इसको प्राइवेटाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी उस वक्त तक इसको इन एयर रखा जाए और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को ब्रीच किए बगैर एक इंतहाई शफाफ तरीके से, और वो तरीका देखिए अभी तक हमने जो किया है, क्योंकि उंगली उठाई जा रही है तो मैं उसका जवाब दे दूं, कोई प्रोसेस आज तक जो हुआ है पीआईए के सिलसिले में वो मैनुअल नहीं है। तमाम बिडिंग का प्रोसेस अब तक इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, और उसका कंप्लीट रिकॉर्ड, उन तमाम प्रोसीडिंग्स का कंप्लीट रिकॉर्ड और उस बिड्स के खुलने का इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है।
जो लोग साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आएँ जिस वक्त चाहें, उसकी विजिबिलिटी भी होगी सर सबको। वकीलों की, एक्सपर्ट्स की तमाम टीम लेके, इट इज एन ओपन, इट इज ए पब्लिक रिकॉर्ड, एनीबॉडी कैन कम एंड हैव अ लुक एट दैट। आए, तशरीफ लाएं, एक्सपर्ट्स को लेके आएं, या उन कंपनियों से राब्ता कर लें जो इस बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा थी और उनसे पूछें कि क्या वो एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस शामिल थे या नहीं थे। अलाउ मी सर, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। कुछ और भी नाज़रीन आइडिया किए जाते हैं कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव आइडियाज हो सकते हैं टू मेक द एंटिटी प्रॉफिटेबल। वो कितने डूएबल हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं जाया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारी अहम बातें और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने ब्रेक से कबल डिस्कस किए फवाद हसन फवाद साहब के साथ। थोड़ा मज़ीद उसमें फर्दर जाते हुए, एक सर रूजवेल्ट होटल कहते हैं कि मतलब यूएस में भी जो सबसे प्राइम होटल्स हैं और सबसे टॉप नॉच और जो एरिस्टोक्रेटिक होटल्स हैं उनमें उसका शुमार होता है। वो PIA की मलकियत है और इट कैन बी ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम। क्या उसको कभी आपके व्यू में, आपने पास्ट रिकॉर्ड्स देखे होंगे, कभी उसको कोई एक्सप्लॉइट किया गया? क्योंकि उसमें हमने सिर्फ इतना सुना था कि कोई ख़ास नहीं, पाकिस्तान से बहरहाल जब भी कोई सरकारी दौरा होता है तो तब उस जगह का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदर दैन दैट कि आप उसको एज मनी अर्निंग आप एंटिटी आप उसको यूज़ करें या कुछ करें, आप उससे पैसे कमाएं। बहुत सारे लोग इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ से अपने एंटिटी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। वाई नॉट अस? ये जो इसकी तारीख है वो तो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रूजवेल्ट एक बहुत अच्छा असासा है। इट्स ए बिग एसेट ऑन द एसेट बुक ऑफ PIA, कीमती असासा है। लेकिन बदकिस्मती जिस तरह हमने बाकी कुछ असासों का ख्याल नहीं रखा, उस तरह इससे भी पिछले कई सालों से हुकूमत ने कुछ फ़ायदा नहीं किया। और अब तो वो स्टेज आ गई थी जहाँ पे ये इम्कान बहुत ज़्यादा कवी हो गया था कि जो न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया है वो इसको एक हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर कर देगी। ये भी सुनने में आ रहा था जी। तो ये भी हमारे आने से पहले ही जाने वाली जो हुकूमत है वो इसकी एक मंजूरी दे गई थी कि इसकी जो प्रोसेस है ये शुरू किया जाए और ये देखा जाए कि कोई ऐसा मुमकिन हो कि कोई हमारे साथ मिल के इसको डेवलप करे एज एन ऑफिस कम कमर्शियल प्लेस, ऑफिस एंड रिटेल प्लेस के तौर पे, और उसमें अगर होटल भी हो सके तो वो भी बाकी रह जाए। क्योंकि अब इसकी जो फ्लोर एरिया रेशो है उसमें इजाफा हो गया है। तो अभी तो ये तकरीबन 5,96,000 स्क्वायर फुट का कवर्ड एरिया है, लेकिन ये बढ़ा के तकरीबन 13 लाख स्क्वायर फुट तक जा सकता है। तो उसके ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अभी कल ही मौसूल हुए हैं और उसमें 4 दुनिया की बहुत ही अगेन नामी ग्रामी कंपनियां जो हैं वो उस प्रोसेस का हिस्सा बनी हैं। हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसके नतीजे में इसके लिए कोई बहुत ही वर्केबल सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें इस एसेट की बेहतरीन वैल्यू जो है फॉर मनी वो रियलाइज़ की जाए। लेकिन ये PIA के कीमती तरीन असासों में से एक असासा है और इस वक्त जो जिस चीज़ की हुकूमत मंजूरी दे के गई है, और हमारे ये इख्तियार नहीं है कि उस मंजूरी को तब्दील करें, हमने उसी के अंदर रह के काम करना है। जो मंजूरी दे के गई है वो ये है कि इसकी जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट के पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए और हम वही करें। हमें यानी PIA अपना शेयर इसमें बिल्कुल शेयर करेगा, एक JV में जाएगा, या फिर ये कि दे विल कंप्लीटली सेल ऑफ दैट शेयर एज वेल? जी, क्योंकि हमारे पास सरमाया नहीं है फॉरेन एक्सचेंज में कि हम खुद इसको डेवलप कर सकें। देखें, बात हमेशा बार बार वहीं पे आएगी। मैं एक छोटा सा नंबर लोगों के लिए जरूर कह दूं। देखिए, हमारा ये टारगेट है जो बहुत मुश्किल है, वो टारगेट, और बार बार जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो ये कहता भी है कि वो टारगेट बहुत मुश्किल है अचीव करना। 9,200 अरब रुपया हमने पूरे मुल्क से टैक्सेस की सूरत में इकट्ठा करना है वफाकी हुकूमत ने। और अभी जो रिव्यू हो रहा है उसमें ये वजारत ख़जाना का अंदाज़ा है कि तकरीबन 8,500 अरब रुपया सिर्फ सूद की, कर्ज़ों के सूद की मद में हमें अदा करना पड़ेगा। तो आपकी कुल जो महसूलात की जो आमदनी 8,500 अरब रुपया, जिसमें से 57% हिस्सा जो है वो सूबों के पास चला जाना है। हुकूमत के हिस्से में तकरीबन 4,000 या कुछ आएगा वफाक के पास, जो वफाक के पास आएगा, और उसमें कुछ फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जब शामिल हो जाता है तो वो समझें 5-6। तो वफाक का कंप्लीट हिस्सा इतना भी नहीं है जो उसके जो कर्जे हैं उसकी अदायगी को पूरा कर सके।
कर्जों की अदायगी के लिए भी अब कई साल से हुकूमत को सूद लेना पड़ा है। ये वो तल्ख हकीकत है मोना, जिसको अगर वो तमाम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जो इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ हैं, अगर एक लम्हे के लिए सोच लें तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि निगरान हुकूमत क्यों ये कोशिश कर रही है कि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर सर इफ एंड ओनली इफ कोई वर्कर्स यूनियन का एहतजाज हुआ या कुछ हुआ, क्योंकि आपको याद होगा ये मियाँ साहब के दौर में हो रहा था और उसमें बाकायदा कैजुअल्टीज हुई थी, लोगों की अमवात हो गई थी। जी, मैं आपके पास भी आया हूँ। मैं इसके अलावा भी और हमारी एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन की एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। हम लोगों को कायल कर रहे हैं और कायल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में राय आमा आज जितनी इस चीज़ के लिए तैयार है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा होता है, वो तो इदारे के अंदर भी होगा, इदारे के बाहर भी होगा और वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन ये फिर हुकूमतों का काम होता है कि वो ऐसी रेजिस्टेंस को बर्दाश्त करें और जो फैसला मुल्क के और कौम के मुफाद में है वो न सिर्फ करें बल्कि उसको जल्द से जल्द करें। तो मैं आप यकीन मानें कि जो PIA के मुलाजमीन हैं उनको ये मालूम है कि उनका अपना मुस्तकबिल भी और पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत का मुस्तकबिल भी PIA की प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा महफूज है। PIA को सरकारी इदारे के तौर पे चलाना अब मुमकिन नहीं है। वर्कर्स यूनियन आपके साथ ऑन बोर्ड है, मुझे आपके इस कमेंट से ये तासुर। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्कर्स यूनियन मेरे साथ ऑन बोर्ड है, क्योंकि ये तो उस सूरत में होता है जब आप उनके साथ बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे कोई चीज़ कर ले। लेकिन मुझे आज तक वर्कर्स यूनियन ने अप्रोच नहीं किया कि हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन है या हम इसके सख्त मुखालिफ हैं, हमारी बात सुने, या हमारी असल मसला इसका ये है। उनको भी अब ये मालूम है कि हालात क्या हैं। देखिए 10,000 से ज़्यादा आज भी इसके मुलाजमीन हैं एक ऐसे इदारे के जिसके 12 से 13 जहाज़ हवा में होते हैं। टोटल जहाज़ जो ऑपरेशनल हैं वो 19 हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी ओवर स्टाफिंग की जो बात की जाती है वो दुरुस्त है आपके। मैं एक छोटा सा सिर्फ एक शोबे की बात करता हूँ। 12 जहाज़ों के लिए 2400 लोग सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्शन में हैं और उनका काम भी बेसिक इंजीनियरिंग है। कोई मेंटेनेंस और ओवरऑल वो नहीं कर सकते, उसलिए के लिए जहाज़ को इस्तांबुल जाना पड़ता है या मलेशिया जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। ये सिर्फ आपने एक शोबे की एक ओवर स्टाफिंग की एक एग्जांपल दिखाने के लिए सिर्फ एक शोबे की, तो यही सूरत हाल हर शोबे में है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने रिव्यू किया तो पता चला कि आज भी 3400 डेली वेजर्स मुलाजिम हैं PIA में। तो ये मिस गवर्नेंस की एक ऐसी मैं समझता हूँ तारीख है कि जिसका पाकिस्तान में शायद आपको जब भी कभी पाकिस्तान ने आइंदा के लिए अपने रास्ते को ठीक करना हो तो PIA की जो मिस गवर्नेंस है उसको एक मिसाल के तौर पे क्लासिक एग्जांपल आप कह रहे हैं कि उसको एज ए क्लासिक एग्जांपल उसको दर्ज किया जाए। अच्छा, ये बहुत अहम बात है सर, मैं इस पे मजीद आऊंगी नाजरीन, और इस पे एक अहम बात जाहिर है ये भी इसी कंटिन्यूटी में रखेंगे कि आपके व्यू में यू बीइंग अ पब्लिक पॉलिसी वेटरन के क्या रीजन है, क्या इनर्शिया है और किसकी तरफ से है। आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फवाद साहब, कोई इनर्शिया की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, इसके बारे में एक जेनेरिक अगर आपका कमेंट या आपका असेसमेंट आ जाए कि क्या वजह है, मतलब ये जो इस तरह के लॉस मेकिंग सेक्टर्स हैं, एंटिटीज़ हैं, कोई इसको प्राइवेटाइज नहीं करता। जिन लोगों के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ होता है, जिन सियासी जमातों के, वो भी आके नहीं करते और इसके ऊपर बहुत बड़ी फेयर बात है सिर्फ उसको देते हैं ये वाली मिनिस्ट्री जिसको आपने ऑब्लाइज करना होता है जिस अपने शख्स को पार्टी में, कि ही शुड हैव अ मिनिस्ट्री, ही शुड हैव अ पोर्टफोलियो, झंडे वाली गाड़ी, और काम कोई ना हो। देखिए, ये सवाल तो उसूली तौर पे मोना आपको पूछना चाहिए उन सियासी जमातों से जिनके मंशूर का ये हिस्सा होता है, और उसके बाद 10-10, 15-15 साल गुजर जाते हैं और कोई चीज़ प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। मेरे से तो ये सवाल पूछना जो है वो ज़रा थोड़ा सा, लेकिन मैं चूँकि मेरा इस फील्ड में तजर्बा रहा है, मेरी नहीं असेसमेंट भी नहीं, मैं ये कहूँगा मैं तजर्बा है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हर पार्टी के अंदर एक प्रो प्राइवेटाइजेशन लॉबी होती है और एक एंटी प्राइवेटाइजेशन लॉबी होती है। एक वो लॉबी होती है जो ये चाहती है कि स्टेट का फुटप्रिंट जो है वो बड़े से बड़ा हो, क्योंकि जितना स्टेट का फुटप्रिंट बड़ा होगा उतना आपको लोगों को नवाजने का मौका मिलेगा। देखिए, हबीब बैंक तो मेरे कहने पे ये वजह होती है अगर मैं वजीर हूँ, खजाना का भी वजीर हूँ, तो हबीब बैंक तो मेरे कहने पे किसी को नहीं रखेगा, लेकिन नेशनल बैंक को तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और नेशनल बैंक के तो बहरहाल ये फैसला मैंने करना है वजीर खजाना के तौर पे
कि प्रेसिडेंट किसने होना है और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप किसने होना है। तो ये एक लॉबी ऐसी भी होती है जो ये चाहती है कि इस सरकार का फुटप्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमें लोगों को नवाजने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इफ आई गो बाय दिस, मैं सिर्फ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। तो इसमें तो फिर नेशनलाइजेशन के भी अगेंस्ट हो गई ना ये बात, दैट द इंटायर थ्योरी और द आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन इज जस्ट दिस कि आपको लोगों को नवाजने का मौका मिले। देखिए, जो नेशनलाइजेशन जिस वक्त की गई थी उस वक्त इसका कॉन्टेक्स्ट और था। 1970 की दिहाई में दुनिया में दो कंपीटिंग इकोनॉमिक फिलॉसफीज थी, एक कम्युनिज्म टर्निंग इनटू सोशलिज्म और एक कैपिटलिज्म। उस वक्त कैपिटलिज्म अकलौती इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं थी दुनिया में। इस वक्त तो रूस भी और चीन भी, जो उस वक्त कम्युनिज्म के सबसे बड़े एडवोकेट्स थे, उन्होंने भी अपनी जो उनकी इवन सोशलिस्ट फिलॉसफीज हैं, कम्युनिस्ट फिलॉसफीज तो रह नहीं गई, जो सोशलिस्ट फिलॉसफीज हैं उनको भी उन्होंने कैपिटलिज्म के साथ हम आहंग कर लिया है, उसके साथ अलाइन कर लिया है, बिकॉज वो भी ये अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया के निज़ाम में अब हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम उस फिलॉसफी को लेके जाएं। तो वक्त के साथ आपको तब्दील होना पड़ता है, और जो लोग तब्दील नहीं होते या जो मुल्क तब्दील नहीं होते या जो मुआशरे तब्दील नहीं होते, मोना वो हमारे जैसे मसाइल का सामना करते हैं। जब आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो मुश्किल हो जाती है। मतलब आप जो यहाँ पर लोग हैं जो इसको तब्दील अपने सोच को नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो बिल्कुल पुराने ज़माने में, बोसीदा ज़माने में रह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं और वो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। राइट। अच्छा, उन्हें या तो उनके सामने कोई ऐसा हल हो जो वो लेके आए। देखें, मैंने पहले भी कहा, दोहराना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में, पीआईए प्राइवेटाइजेशन में निगरान हुकूमत नहीं लेके आई। ये एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे कई सालों से मौजूद है, और उन सालों के दौरान जो आज पाकिस्तान की तीनों मेन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन, वो तीनों हुकूमत का हिस्सा रही हैं। अगर वो वाकयातन ये समझती थीं कि पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि किस चीज़ ने उन्हें रोके रखा कि वो पीआईए को एक्टिव प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से रिमूव कर दें। व्हाट इट रिक्वायर्ड? ए मीटिंग ऑफ द फेडरल कैबिनेट, वन एजेंडा आइटम इन द मीटिंग ऑफ द फेडरल कैबिनेट कि हम पीआईए को एक्टिव प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं, हम इसके लिए वसाइल मुहैया करने की पोजीशन में हैं, हम इसको पब्लिक सेक्टर अभी बड़े एविडेंटली ये कहा है कि इस मामले में तीनों पार्टीज जो हैं वो अपना अपना हिस्सा और अपनी एक लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत एविडेंटली दिखा चुकी हैं। अच्छा सर, एक कैंडिड बात, आप चूंकि हम बहुत एक उसमें बात कर रहे हैं, आपके हवाले से ये भी फिर खास तौर पे सेम पार्टी जिसने ये निचकारी की ग्रीवेंस रखी है, वही पार्टी ये भी कहते हैं कि अभी तो जो निगरान हुकूमत है वो भी सारी पीएमएलएन ड्रिवन है, एंड दे कोट यू एज द प्राइम एग्जाम्पल। आई हैव अ सॉर्ट ऑन दिस, लेकिन मेरे पास चूंकि वक्त कम है, ये फरहतुल्लाह नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ थे, उन्होंने ये बात की थी। मैं चाहती हूँ उनके शॉर्ट में जो टाइम लगाऊंगी वो आपके जवाब में लगा दूँ कि उन्होंने आपका बाकायदा नाम लेके कहा कि विद पीपल एज सच, जो कि बंदिशें भी देख चुके हैं, तो वो तो सियासी आप समझे कारकुन जैसे हैं। देखिए, मैं अगर सियासी कारकुन होता तो जब 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत में वजारत उज़्मा का कुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम निकला था, तो उस हुकूमत का हिस्सा क्यों ना होता। और ये भी वो ज़ाती जिसको कहते हैं मुखासमत की सबसे बड़ी दलील है कि वो उन लोगों का तो नाम नहीं लेते जो उस हुकूमत का भी हिस्सा थे और आज भी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन बार बार सारा ज़ोर खताबत जो है वो मुझ पे ही सर्फ होता है कि सिर्फ एज एफ मैं ही अकलौता। तो मैं तो किसी सियासी जमात का ना किसी से एसोसिएटेड रहा हूँ और ना ही किसी सियासी हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ। एज ए सिविल सर्वेंट मैंने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ काम किया है, और मेरा सबसे कम वक्त जो है हुकूमत के दौरान वो सूबा पंजाब में सर्फ हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हमेशा हुकूमत रही है। मैंने अपनी मुलाजमत का ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान में गुजारा है। मैंने नवाब अकबर बुगटी के साथ काम किया है, मैंने सरदार नवाब जुल्फ़िकार मक्सी के साथ काम किया है, मैंने मीर ताज मोहम्मद जमाली के साथ काम किया है, मैंने सरदार अख्तर मैंगल साहब के साथ काम किया है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि मेरा उनसे वास्ता है, उनसे ताल्लुक है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काबीना का हिस्सा हैं और जिन्होंने पीपल्स पार्टी की वजारत उज़्मा के दौर में बहुत से अहम ओहदों पे काम किया है। किसी और ने तो कभी इशारा नहीं किया कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है तो वो इस्तीफ़ा दे दें। इसलिए कि सिविल सर्वेंट्स का ताल्लुक रियासत के साथ होता है,
ये सब बड़ी अहम बात है, बट सियासतदान के साथ मैं इस पे सिर्फ एक आखिरी आपसे कर्ज करना चाहती हूँ कि आपको पता है उस दौर में जब आप मियाँ साहब के साथ थे एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके अपने कई लोग कहते थे कि जी ही इज़ वेरी पावरफुल, और मियाँ साहब भी जो है, हम वहाँ पर जाके हम वजीर भी हैं, फिर भी हमारी उतनी वहाँ रसाई नहीं है जितनी कि आपकी फवाद हसन फवाद साहब, यू नो दिस इज वाज अ कॉमन थिंग, और आपकी तरफ भी आई होगी ये वाली बात कई दफ़ा। जी अगेन ये बात कहने, देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा बहरहाल एक पावरफुल पोजीशन है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मुझे बताएं जो मेरे बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने वो पावरफुल नहीं थे? हाँ, बहुत वो पावरफुल नहीं थे। जी, जी, जी। जो मुझसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में, उनके साथ नरगिस सेठी साहिबा थी, वो पावरफुल नहीं थी। खुशनूद लाशारी साहब थे उनके साथ, वो पावरफुल नहीं थे। तो ये तो ओहदा है, ओहदे की और वो है, मैं उतनी देर तक उस ओहदे पे रहा जितनी देर तक मैं सरकारी मुलाजमत में था। मैं उसके बाद किसी एडिशनल बेनिफिट के तौर पे नहीं रहा। वेरी फेयर, वेरी फेयर। तो ऐसी भी कोई ना पॉसिबिलिटी रखी जाए कि आप कुछ जमात में शमूलियत कर लेंगे, इख्तियार या एनीथिंग ऐसा? देखिए मैं आपको बड़ी सादा बात है, मैं उन लोगों में से हूँ जो महज किसी ओहदे के हुसूल के लिए किसी चीज़ में शामिल नहीं हूँ। मैं ज़रूर शामिल हूँगा किसी सियासी जमात में जब मुझे उसके सियासी, मुआशी और मुआशरती मंशूर से इत्तफाक होगा। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई वजारत दी जाए, बल्कि इसलिए कि मैं उस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालना चाहूँगा। वेरी फेयर, उस वक्त आप ये करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बड़ा क्लियर कट जवाब दे दिया फवाद हसन फवाद साहब ने। थैंक यू सो मच सर, बहुत कैंडिड गुफ्तगू आप, और बहुत सारे वो अहम सवालात जो कि तमाम के जहनों में थे, और आई थिंक दे हैव नॉट बीन ब्रॉट ऑन बोर्ड एज सच, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई वाज एबल टू डू ऑल दोज विद फवाद साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।